नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सौरभ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति को जो इम्प्लीमेंट करने का जो मात्रात्मक उपकरण होता है उसमें कई सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो उसमें हमने दो वेरिएबल्स के बारे में बात कर लिया था, जिसमें मैंने आपको LAF और VRR के बारे में बताया था। आज हम उसमें नेक्स्ट वेरिएबल देखेंगे जो होते हैं MSF रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे पहले MSF रेट के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, हिंदी में सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो इसके बारे में जानेंगे कि इसके माध्यम से कैसे जो हमारा सेंट्रल बैंक या RBI होता है वो कैसे मौद्रिक नीति को इम्प्लीमेंट करता है और कैसे मार्केट में तरलता को कंट्रोल करता है। तो MSF रेट को ऐसे परिभाषित किया गया है कि वह ब्याज दर जिस पर व्यापारिक बैंक को RBI ओवरनाइट पीरियड के लिए लोन देता है या उधार देता है। ओवरनाइट पीरियड अर्थात ऐसी ब्याज दर जब कोई कमर्शियल बैंक RBI के पास ओवरनाइट पीरियड के लिए लोन लेने जाता है, तो जिस ब्याज दर पर RBI व्यापारिक बैंक को लोन देता है उसको MSF रेट कहते हैं। अब ओवरनाइट पीरियड क्या होता है? 24 घंटे का समय होता है। तो मतलब वह ब्याज दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंक को 24 घंटे के लिए लोन देता है उसको MSF रेट बोलते हैं, या ओवरनाइट पीरियड के लिए देता है जिसको MSF रेट बोलते हैं। अब MSF रेट जो होती है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जो कमर्शियल बैंक होता है उनका जो NDTL होता है, NDTL को मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप पिछला वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि NDTL क्या होता है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है कि जो कमर्शियल बैंक है जब RBI के पास लोन लेने जाएगा ओवरनाइट पीरियड के लिए MSF रेट के अंतर्गत, तो वो अपने NDTL का सिर्फ 1% ही उधार ले सकता है RBI से। NDTL का 1% उधार ले सकता है। अब तीसरा इसके बारे में क्या है, अब ये MSF रेट क्या कब ली जाती है? जब किसी कमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके पास पैसे की कमी होती है, उसको अर्जेंट में 24 घंटे के अंदर लोन की आवश्यकता होती है, तो वो MSF रेट के अंतर्गत RBI के पास लोन लेने जाता है। तो ये जो रेट होती है वो हमेशा सामान्यतः रेपो रेट से अधिक होती है। MSF रेट रेपो रेट से अधिक रखी जाती है। तो ये तीन मेजर कंसर्न है MSF रेट के बारे में। अब देखते हैं MSF रेट से जो है वो लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल होगी। अब मान लीजिए RBI के पास कमर्शियल बैंक गया, उसको लोन की ज़रूरत है 24 घंटे में तुरंत, तो क्या करेगा कि MSF रेट मान लीजिए RBI ने बढ़ा दिया। अब MSF रेट बढ़ा दिया तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो RBI के पास कम पैसा लेने जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज दर चुकानी पड़ेगी लोन लेने के लिए। तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कमी होगी। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगी तो वो व्यक्ति जब हम लोग जब कमर्शियल बैंक के पास, व्यापारिक बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो वो लोग हमको लोन अधिक ब्याज दर पे देंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे लोग। अब ब्याज दर बढ़ा देंगे तो हम लोग भी लोन कम लेने जाएंगे सॉरी, जब हम लोग व्यक्ति के पास लोन पैसा कम होगा, जब व्यक्ति के पास पैसा कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, रोज़गार कम बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा घटेगा। अब मार्केट में पैसा घटा तो रोज़गार घटेगा, जो हमारा प्रोडक्शन है वो घटेगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो MSF रेट अगर RBI बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक
उससे लोन कम लेगा और ब्याज दर बढ़ा देगा, जिससे व्यक्ति लोन कम लेने जाएंगे, मार्केट में पैसा कम आएगा और लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब इसी का उल्टा कर दें, अगर MSF रेट कम कर दे तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा लेने जाएंगे, ये अपनी ब्याज दर थोड़ा कम करेंगे, जिससे व्यक्ति ज़्यादा लोन लेगा। व्यक्ति के पास पैसा बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इस तरह MSF रेट के द्वारा RBI जो है वो मार्केट में तरलता को कंट्रोल करता है। तो ये हो गई MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट वेरिएबल जो होता है चयनात्मक मात्रात्मक उपकरण में, वो होता है बैंक रेट। देखते हैं कि बैंक रेट क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। देखते हैं कि बैंक रेट क्या होती है और कैसे वर्क करती है। इसके माध्यम से जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो कैसे मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। बैंक रेट, इसको कई टर्म से हम लोग देख सकते हैं। पहला है कि वह ब्याज दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती करता है, वो बैंक रेट कहलाती है। मतलब प्रतिभूतियों पर पुनर्कटौती करता है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया कि वह ब्याज दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घावधि के लिए ऋण देता है, दीर्घावधि के लिए ऋण देता है। तो दूसरी परिभाषा ये हो गई कि वह ब्याज दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को दीर्घावधि के लिए ऋण देता है, उसको बैंक रेट कहते हैं। अब इसको तीसरे रूप में ये है कि बैंक रेट को पेनाल्टी रेट या डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। इसको पेनाल्टी रेट या डिस्काउंट रेट बोलते हैं। अब अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि बैंक रेट क्या होती है, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे। तो ये दीर्घावधि के लिए ऋण दिया जाता है व्यापारिक बैंकों को और RBI द्वारा। तो मैं आपको एक आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि बैंक रेट कैसे वर्क करती है। इसको डिस्काउंट रेट या पेनाल्टी रेट क्यों बोलते हैं, इसमें आपको समझाता हूँ, जिससे आपको आसान सी लैंग्वेज में समझ में आएगा। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये कोई कंपनी हो गई। अब इसके पास इसका जो एक विनिमय पत्र है, इसको मिला हुआ है। इसने किसी को कोई वस्तु बेची तो उसके बदले इसको एक विनिमय पत्र मिला, जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू है। अब इसका जो हमको पेमेंट मिलेगा वो मान लीजिए 5 महीने बाद मिलेगा। 5 महीने बाद, मतलब अगर हम इसको बेचेंगे तो 5 महीने बाद ही हम इसको बेच सकते हैं। 5 महीने बाद ही हमको इसका कोई पैसा देगा। अब मान लीजिए इस कंपनी को तुरंत 10 लाख की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। अब इसकी जो अगर इसको बेचना चाहता है, इसका पैसा अगर कंपनी लेना चाहता है, तो 10 लाख रुपए इसको तब मिलेंगे जब 5 महीने बाद इसको बेचेगा विनिमय पत्र को। लेकिन कंपनी को ज़रूरत हो गई तुरंत, कि उसको 5 महीने वेट नहीं कर सकता, वो तुरंत इसको लेना चाहता है, इसका पैसा विनिमय पत्र का। तो वो क्या जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास एक कंपनी आई। अब इसने बोला कि मेरे पास विनिमय पत्र, जो बिल ऑफ एक्सचेंज इसी को इंग्लिश में बोलते हैं,
बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये कमर्शियल बैंक के पास कंपनी आई, बोली कि मेरे पास जो विनिमय पत्र है वो 10 लाख का है और मुझको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, और लेकिन उसके 5 महीने बाद उसकी पेमेंट डेट है और मुझको ज़रूरत आज ही है। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम पैसा तो आपको आज ही दे देंगे, लेकिन हम उसको 10 लाख के बदले आपको उसमें 7 लाख ही देंगे। 3 लाख हम उसका डिस्काउंट काट लेंगे, 3 लाख जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो बोला ठीक है, आप मुझको 7 लाख दे दीजिए और 3 लाख आप डिस्काउंट अपना काट लीजिए। कंपनी को 7 लाख मिलेगा 10 लाख की बजाय। तो कंपनी को तुरंत पैसे की ज़रूरत थी तो उसकी आपूर्ति हो गई। अब कमर्शियल बैंक के पास ये विनिमय पत्र आ जाएगा, ये विनिमय पत्र, लेकिन अब इसका जो पेमेंट डेट है वो तो 5 महीने बाद ही, हम 5 महीने बाद ही कमर्शियल बैंक उसको किसी को दे के पैसे उसका 10 लाख ले सकता है। तो अब कमर्शियल बैंक को भी तुरंत वो कहेगा कि मुझे 5 महीने वेट नहीं करना, मुझको पैसा आज ही चाहिए। तो कमर्शियल बैंक कहाँ जाएगा? सेंट्रल बैंक में। भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। अब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाएगा, वो बोलेगा कि मेरे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन उसका जो पेमेंट डेट है वो 5 महीने बाद है। ये जो 5 महीने बाद है उसकी पेमेंट डेट, तो वो बोलेगा लेकिन मुझे पैसा आज ही ज़रूरत है, लेकिन इसकी पेमेंट जो 5 महीने बाद है। अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक इसको 5 महीने बाद ही बेचेगा तभी 10 लाख रुपए मिलेगा, तो इसकी जो पेमेंट डेट है वो 5 महीने बाद है। तो बोला कमर्शियल बैंक मुझे पैसे की आज ही ज़रूरत है, आप मुझको पैसा दे दीजिए, मैं 5 महीने वेट नहीं कर सकता। तो सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है इसकी वैल्यू है आपकी 10 लाख, लेकिन मैं आपको इसमें 10 लाख न दे के 8 लाख रुपए ही दूंगा। तो उसको कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने 8 लाख दे दिया और 2 लाख रुपए काट लिया। लेकिन कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक ने तो कंपनी को 7 लाख ही दिया था 10 लाख की चीज़ में। अब यहाँ पे उसने 8 लाख प्राप्त कर लिए आरबीआई से, तो उसको 1 लाख का फ़ायदा हो गया। तो ये जो 2 लाख सेंट्रल बैंक ने काटे हैं 10 लाख में, वो किस आधार पे काटे हैं? वो काटे हैं बैंक रेट के आधार पर। बैंक रेट जितनी आरबीआई डिसाइड करेगा उसी आधार पर जो प्रतिभूति जो हमारा कमर्शियल बैंक प्रस्तुत करेगा उन पर पुनर्कटौती। पहले तो कंपनी की जो प्रतिभूति बिल ऑफ एक्सचेंज थी उस पर कमर्शियल बैंक ने कटौती की। अब वो जो प्रतिभूति कमर्शियल बैंक पे आई उस पे आरबीआई पुनर्कटौती करता, उसी को बोलते हैं बैंक रेट। जिस आधार पर पुनर्कटौती आरबीआई कमर्शियल बैंक की प्रतिभूति पर करता है उसी को बोलते हैं बैंक रेट। तो इसमें जो ये 2 लाख जो हम आरबीआई ने काटा है इस पे कमर्शियल बैंक की प्रतिभूति पर, वो बैंक रेट के आधार पर काटा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेनाल्टी रेट या डिस्काउंट रेट। तो इस आधार पर आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंक की जो प्रतिभूतियां होती हैं उन पर पुनर्कटौती करके मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। अब मान लीजिए बैंक रेट हम लोग बढ़ा देंगे, आरबीआई बैंक रेट मान लीजिए बढ़ा दिया। अब बैंक रेट बढ़ा दिया तो जो हम प्रतिभूति कमर्शियल बैंक जो प्रस्तुत करेगा उसको उस पर मान लीजिए 10 लाख की चीज़ है और बैंक रेट बढ़ा दिया तो उस मान लीजिए 5 लाख अब दे रहा है, उस पर वापस दे रहा है। तो बैंक रेट बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है वो कम पहुंचेगा। बैंक रेट बढ़ी, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम पहुंचेगा तो कमर्शियल बैंक जो हमको लोन देंगे वो अधिक ब्याज दर पर देंगे। जब अधिक ब्याज दर पर देंगे तो जो व्यक्ति है उसके पास पैसा कम पहुंचेगा। अब व्यक्ति के पास पैसा कम पहुंचेगा तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, रोजगार कम बढ़ेगा, इससे लिक्विडिटी कम होगी। इसी तरह अगर बैंक रेट घटा देते हैं
तो जो कमर्शियल बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा सेंट्रल बैंक के पास, उस पर उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा। कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा पहुंचेगा तो उसकी लोन देने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और वो ब्याज दर थोड़ा कम करेगा, जिससे व्यक्ति ज़्यादा लोन ले सकेंगे। व्यक्ति ज़्यादा लोन ले सकेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इस तरह बैंक रेट के माध्यम से भी जो हमारा आरबीआई है वो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया एक, मैंने आपको पहले बताया एमएसएफ रेट, दूसरा हो गया बैंक रेट, और तीसरा जो वेरिएबल होता है मात्रात्मक उपकरण में वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे जो हमारा आरबीआई है वो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। एक बड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा आरबीआई होता है वो मार्केट से लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या कहता है कि मान लीजिए उसने सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनको खरीद लिया। सरकारी प्रतिभूति अगर आरबीआई खरीदेगा, आरबीआई ने खरीद लिया, जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूति मार्केट से खरीदेगा तो मार्केट में उसको जब खरीदेगा प्रतिभूति को मार्केट में पैसा देगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा, मनी इंक्रीज होगी। अब मार्केट में मनी इंक्रीज होगी तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को मान लिया बेच दिया, बेचेगा तो उसके बदले उससे पैसा मिल जाएगा, तो आरबीआई के पास पैसा बढ़ जाएगा। अब आरबीआई के पास पैसा बढ़ गया तो मार्केट में पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम होगी। तो इस तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से भी आरबीआई जो होता है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। इसको बेहतर रूप से समझने के लिए मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो मौद्रिक नीति होती है उसका जो मात्रात्मक उपकरण होता है इम्प्लीमेंट करने के, उसके जो वेरिएबल्स होते हैं मैंने आपको बताया। एलएफ में हमने देखा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। फिर मैंने बात की वीआरआर के बारे में, जिसमें मैंने बताया आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में। फिर हमने देखा कि एमएसएफ रेट क्या होती है और बैंक रेट क्या होती है। बैंक रेट आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करती है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। तो ये हो गया मौद्रिक नीति को जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसका हो गया मात्रात्मक उपकरण। और कल हम बात करेंगे चयनात्मक उपकरण के बारे में। जो मौद्रिक नीति को जो इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होता है, उसका जो चयनात्मक उपकरण होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं और कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।